हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं स्पॉन्ज बॉब के ऊपर। तुमने देखा ही होगा ना वो पीले कलर का चीज जो हमारा बचपन में सबका फेवरेट था। अगर तुमने देखा है तो पहले इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट कौन था उसके अंदर। और आज हम बात करने वाले उसी शो के राइज एंड फॉल की। तो आपको मैं सब कुछ शुरुआत से बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए जो ओल्ड एपिसोड की है, और अब ये क्लिप देखिए जो रिसेंट एपिसोड की है। कुछ तो अलग है, आपको भी लग रहा है ना कुछ तो अलग है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। और दैट्स वियर्ड कि इतना अजीब सा क्यों बना दिया इस शो को। स्पॉन्ज बॉब तो एक ऐसा शो है जो वन ऑफ द बिगेस्ट हिट शोज में से है, और इसको एक इंट्रो में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। और इसके तो जोक्स भी इतने टाइमलेस है कि आज भी देखोगे तो भी हंसी आएगी। और अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इसके अंदर जो पुराने एपिसोड्स हैं वो हमारे बचपन से जुड़े हुए, मतलब वो एक अलग ही नॉस्टैल्जिया हिट करवा देता है। मतलब मैं जब भी देखता हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे वही बचपन के दिन ही याद आते, क्योंकि बहुत ज्यादा ही नॉस्टैल्जिया है। और स्पॉन्ज बॉब इंडिया में आता भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए था, तो वो उसी टाइम पे बैठ के देखना पड़ता था। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब कि सिंपली अगर कोई रिएक्शन वीडियो भी देखोगे ना तुम, तो उसमें भी मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। पर जैसे ही इसके मेन क्रिएटर ने इसका साथ छोड़ा है, तब से इसका डाउनफॉल चालू हो चुका है। यानी कि जो मेन लीडर है बिहाइंड ऑल दिस, द डायरेक्टर ऑफ दिस शो स्टीवन, और निकलोडियन ने सिर्फ अपने प्रॉफिट की वजह से इस शो को अब तक खींच रखा है। नहीं तो इसकी हैप्पी एंडिंग तो कब की हो चुकी थी। स्टीफन हिलनबर्ग तो एक तरह से इस शो को बनाने के लिए ही पैदा हुए थे। फ्रॉम द वेरी यंग एज उनको सिर्फ दो चीजों में इंटरेस्ट था, आर्ट एंड सी लाइफ। वो एक बॉटनिस्ट से इंस्पायर्ड थे और उनकी ही मूवीज से उनको इंस्पिरेशन मिलती थी। 95% ऑफ द ओशन इज स्टिल अनडिस्कवर्ड, ये चीज उनको फैंटेसाइज करती थी। हमेशा से उनको मैराइन बायोलॉजी एज वेल एज आर्ट दोनों से ही बहुत प्यार था, और इसलिए उन्होंने एक एनिमेशन भी बनाई थी लॉस एंजलिस में जाके, जिसका नाम था द किलिंग ऑफ द एग। जितना वियर्ड इसका नाम है उतनी ही वियर्ड और इंटरेस्टिंग इसकी मूवी थी। 15 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार स्नॉर्कलिंग की थी, स्नॉर्कलिंग मतलब अंडर वाटर जाकर जो हम सी लाइफ देखते हैं, पूरी फिशेस, ऑक्टोपस वगैरह सब कुछ, उसे स्नॉर्कलिंग बोलते हैं। तो जब उन्होंने ये करा तब उन्हें कंफर्म हो गया कि उनकी पूरी लाइफ मरीन लाइफ को डेडिकेट करनी है। पर ये सच होगा उन्हें ये नहीं पता था। टीचर भी उन्हें सपोर्ट करते थे पर आर्ट में ज्यादा करते थे क्योंकि उनकी ड्राइंग अच्छी थी, पर उन्होंने दोनों को सेपरेट रखते हुए दोनों पर ध्यान दिया। और हाई स्कूल के बाद वो मरीन बायोलॉजी के टीचर बन गए, जो वो चाहते थे उन्हें मिला, पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर एक बार उनको एक कॉमिक राइटर ने ऑफर दिया कॉमिक लिखने का। शुरू में उन्होंने मना किया, पर जब उन्होंने एक्सेप्ट किया देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि इसमें बायोलॉजी एज वेल एज ड्राइंग दोनों ही चीजें आ चुकी थी। वो जो बचपन में कैरेक्टर बनाया करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, अब वो कॉमिक में यूज करने लगे। हालांकि जो उन्होंने पहले पब्लिक किया था कॉमिक, उसमें और कार्टून वाले स्पॉन्ज बॉब में बहुत अंतर था, पर फिर भी दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग वेरी बिग। तब से एक नया एरा स्टार्ट हुआ और स्पॉन्ज बॉब के इतने फैंस बन गए कि एक टाइम पे सारे कार्टून पीछे हो गए थे। जो इतने डेकेड से नंबर 1 पर थे वो भी अब बहुत पीछे थे। बट जो कॉमिक स्टीफन ने स्टार्टिंग में लिखी थी वो बहुत बार रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि वो नर्ड्स के लिए थी, ना कि सब बच्चों के लिए। पर कुछ ही टाइम में स्टीफन को ये भी पता लग गया था कि वो एक एनिमेटर बनना चाहते हैं, क्योंकि साइंस से ज्यादा उनको इसमें स्कोप दिखा। 1991 में उन्होंने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई थी जिसमें एक छोटी बच्ची का हाथ बहुत बड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से वो कुकीज भी नहीं बेच पाती अपने। उनकी सेकंड एनिमेशन तो इससे भी ज्यादा अच्छी थी, और उसकी फंडिंग एक स्कूल ने की थी, और बहुत से एनिमेटेड फेस्टिवल में ये मूवी रन की गई थी। कुछ सालों तक उन्होंने कार्टून में एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम किया, जो कि उनके लिए परफेक्ट था क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव थे और उनकी क्रिएटिविटी वो शो कर पाते थे। एक शो था 1995 में उनके पास जो बहुत हिट गया था, और उसके प्रोड्यूसर ने ही सजेस्ट किया कि तुम अब अपना खुद का कोई शो निकालो। जिसके बाद उन्होंने उस पे काम चालू किया और 1999 में जाके स्पॉन्ज बॉब निकाला। कुछ चेंज करने के बाद जैसे ही हाथ, पैर, आंख, नाक ये सब ऐड करना, ओरिजिनल स्पॉन्ज की जगह उसको किचन स्पॉन्ज जैसा लुक देना फॉर द ह्यूमर ऑफ कोर्स। स्पॉन्ज बॉब एक हवाईयन बेस्ड शो था, उसे उसी टाइप का सराउंडिंग दिया गया था। कैरेक्टर भी सी लाइफ वाले थे। स्टीफन को बस अब एक ऐसी आवाज की खोज थी जो स्पॉन्ज बॉब के ऊपर अच्छी लगे, और उसे वो आवाज प्रीवियस शो के वॉइस आर्टिस्ट में मिली, और उसने बहुत अच्छे से स्पॉन्ज बॉब की आवाज बन के कैचअप कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट थी स्पॉन्ज बॉब की लाफ, वो भी एकदम परफेक्ट बैठ रही थी। स्पॉन्ज बॉब सबसे पहली बार टीवी पे दिखा 1 मई 1999, और उसका प्रीमियर हुआ 17 जुलाई 1999 को। यानी कि उसका एड दिखाया गया था 1 मई को, बट वो प्रीमियर हुआ 17 जुलाई को। प्रीमियर के बाद रेटिंग्स तो बहुत बढ़िया आ रही थी इस शो की। इस शो ने पोकेमोन को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि अडल्ट्स आल्सो यूज्ड टू लव वाचिंग दिस शो, क्योंकि इसके जो जोक्स थे वो बहुत आयरॉनिकली अच्छे थे। और सिर्फ
सिर्फ जोक्स ही नहीं, इसकी डिटेलिंग पे भी बहुत ध्यान दिया गया था। स्टीफन ने एक एक चीज, जैसे कि स्पॉन्ज बॉब के हाथ पैर रीग्रो हो सकते थे, जैसे कि रियल लाइफ स्पॉन्ज में होता है अंडर द सी, इतनी छोटी छोटी चीजों में भी स्पेसिफिकेशंस दिख रही थी। और इससे ये पता चलता है कि कितना पैशन के साथ स्टीफन ने ये शो डिजाइन कर रखा था। जहाँ पॉपुलैरिटी होती है वहां साथ आती है कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म, और स्पॉन्ज बॉब भी इसमें पीछे नहीं छूटा। और कंट्रोवर्सी भी किस डम चीज को लेकर हुई, कैन यू इमेजिन? लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि स्पॉन्ज बॉब गे है और उसकी वजह से ही इसको हेट मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन गे तो मेरा दोस्त है जिसका नाम है केयू। खैर छोड़ो, ये तो पर्सनल बातें हो गई। बहुत लोग ये बोलते थे कि स्पॉन्ज बॉब के फैंस बहुत सारे जो है वो गे है, इसलिए स्पॉन्ज बॉब भी गे है। इसका कोई मतलब तो नहीं निकल रहा, पर फिर भी लोगों का ये कहना था, और कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि इसकी वजह से गलत इन्फ्लुएंस होगा हमारे बच्चों पे, गे शो देख के गे प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, ये ऐसी बातें हो रही थी। बट स्टीफन ने ये चीज खुद बोल के क्लियर की कि स्पॉन्ज बॉब गे नहीं है, और ये सब सोचना गलत है। स्पॉन्ज बॉब के 3 एपिसोड तो कल्ट क्लासिक थे, पिज्जा डिलीवरी, चॉकलेट विद नट्स, बैंड गीक्स। ये तीनों एपिसोड तो गोल्डन एज कहलाते हैं। इसमें एंडलेस जोक्स थे, रेफरेंस थे, इसका सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, बट कॉपीराइट की वजह से मैं वो नहीं बजा सकता, ये तो यूट्यूब वाले मेरी बजा दे। शो की सक्सेस की वजह से निकलोडियन ने जितना हो सके उतने पैसे छापे, एक्शन फिगर प्लस टॉयज, पजामास, वीडियो गेम्स, जोक बुक, पैंट्स, हैट्स, बिनी बेबीज, स्टोरी बुक्स, सॉन्ग एल्बम, इनका बस चलता तो हर चीज पे स्पॉन्ज बॉब का फेस लगा के पैसा छाप लेते। सिर्फ और सिर्फ ये मर्चेंडाइज से इन लोगों ने $16 बिलियन कमाए। तो आप ये देखो $16 बिलियन इंडियन रुपीज में कितने हो रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई ये कितने होते हैं, बाकी ये सिर्फ मर्चेंडाइज से कमाए इन्होंने, तो शो से कितने ही कमाए होंगे आप अंदाजा लगा लो। जब स्पॉन्ज बॉब अपने पीक पे था तब 50 मिलियन पीपल यूज्ड टू वॉच हिम। बाकी के बड़े शोज जैसे कि सिम्पसन के पीक पे 20 मिलियन व्यूअर्स थे, यानी कि स्पॉन्ज बॉब के हाफ से भी कम। इससे आप जान सकते हो कि कितना बड़ा शो था ये और कितना हिट था। निकलोडियन अब चाहता था कि टीवी पे हिट होने के बाद अब बिग स्क्रीन पे भी हिट हो ये शो, इसलिए स्टेफन के आगे हाथ पैर सब जोड़े कि एक मूवी बना दे, पर स्टेफन मना ही करता रहा, क्योंकि द टॉय स्टोरी एंड आयरन जायंट जैसी एनिमेटेड मूवी को देख के उसे लगता था कि शायद ही मैं उस लेवल का कुछ बना पाऊं। पर फिर भी उसने अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगा के अपने वर्ल्ड से एक अच्छी मूवी वर्दी स्टोरी बनाई, और 2002 में उसने शो पे काम बंद करके मूवी पे काम चालू किया, और 2004 में ये मूवी आई और बहुत बड़ी सक्सेस रही। 30 मिलियन बजट से बनी, इसने 140 मिलियन बनाए इन द बॉक्स ऑफिस। क्रिटिक्स के रिएक्शंस भी पॉजिटिव थे, पर जो फैंस थे उन्हें बहुत पसंद आई। शो से भी ज्यादा इसे सक्सेस मूवी से मिली, वो भी एक ऐसा शो जो सिर्फ कुछ सीजन पहले ही आया है, अभी कुछ ही साल हुए थे उसे, नहीं तो कुछ शोज को डेकेड्स हो चुके थे, जैसा मेरी गर्लफ्रेंड बता रही है, लेकिन उनको फिर भी मूवीज का ऑफर नहीं आता। और इसी तरह से इस शो का एंड होना था, और एटलीस्ट स्टीफन ने इसको हैप्पी एंडिंग इसी मूवी में कर दिया था, ताकि इट शुड एंड विद अ ग्रेट लेगेसी और लोग इसे सालों तक याद करें। स्पॉन्ज बॉब मूवी वाज अ फिनाले फॉर द होल स्पॉन्ज बॉब यूनिवर्स। पर एक बार इतना हिट शो देने के बाद निकलोडियन उसके पीक पे इस शो को एंड होने दे, ये तो नहीं हो सकता था। इसलिए स्पॉन्ज बॉब को लकी मास्कोट की तरह निकलोडियन ने यूज किया, और इतनी अच्छी रेटिंग्स और मर्च के बाद कोई चांस नहीं था कि निकलोडियन इस शो को बंद होने देता। पर स्टेफन ने बैकआउट कर दिया और बोला कि अब मैं ये शो रनर नहीं रहूंगा, पर अब ये काम किसी और को दे दिया था, और बस स्टेफन ऊपर से रिव्यू कर देता था। सारा क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम पॉल टिबेट संभाल रहा था सीजन 4 से लेके। उसने ही ये शो रन किया, और एवरेज व्यूज 4 मिलियन थे, जो कि सेकंड हाईएस्ट थे जब से ये शो रिलीज हुआ था। रेटिंग्स अच्छी आ रही थी, थोड़ा एनिमेशन में चेंज था, थोड़ा ह्यूमर में चेंज था, बट इसका मतलब ये नहीं कि शो खराब था। इट वॉज नॉट द सेम, बट इट वॉज नॉट बैड एट ऑल। सीजन 5 भी सेम था और अच्छे रिव्यू थे, पर सीजन 6 ऐसा सीजन था जिसमें थोड़ा अजीब होने लगा। सब जोक्स भी थोड़े डार्क होने लगे थे, एनिमेशन में भी अजीब चेंजेस थे। जैसे एक एपिसोड के अंदर प्लैंकटन को वेल से डर लगता था, तो वेल जान करके उसको और डरा रहा था, और ये कैसे अप्रूव हो सकता है एक किड शो के लिए? ये तो बहुत डिस्टर्बिंग था और टॉर्चर था एक तरह से। और ये तो मैंने तुम्हें बस एक ही एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। सीजन 6 में क्रिटिक्स और फैंस ने सडन ड्रॉप इन क्वालिटी ये चीज नोटिस करी। सीजन 7 तो नेगेटिव रिव्यूज ले रहा था क्रिटिक्स से, बट स्पॉन्ज बॉब के कैरेक्टर जिस चीज की वजह से अच्छे लगते थे वो वही सब खो रहे थे। जैसे स्पॉन्ज बॉब भोला कैरेक्टर था, जो कि अब वो भोला नहीं रहा, और पैट्रिक पहले डम्ब था, बट इतना ज्यादा डम्ब बन चुका था कि अब तो हंसी भी नहीं आती थी उसकी डम्बनेस पे, बल्कि गुस्सा आता था। और सीजन 8 की तो रेटिंग्स नेगेटिव में थी, 29% ऑफ डिक्रीज इन द रिव्यू, पर नेटवर्क ये मानने को ही तैयार नहीं
नहीं था कि शो खराब है, ये सारा ब्लेम वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स पर डालने लगे कि ये सब नेटफ्लिक्स की वजह से हुआ है। और शो ने नेटफ्लिक्स के साथ 1 साल की स्ट्रीमिंग डील की, जिसके बाद अमेजोन के साथ मल्टी ईयर स्ट्रीमिंग डील करी 200 मिलियन की। स्पॉन्ज बॉब और डोरा अमेजोन स्ट्रीम करे, पर ये लोग बस स्ट्रीमिंग पर ध्यान दे रहे थे, ना कि स्टोरी लाइन पर। पैसा खिला रहे थे एप्स को, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो कि शो को वापस ऑथेंटिक बनाने पे ध्यान देना, वो ही नहीं कर रहे थे। पर स्पॉन्ज बॉब ने अपने कमबैक किया एक और ढांसू मूवी के साथ। जो पिछली मूवी ने कमाए थे उसके 3 गुना इस मूवी ने कमाए। जैसे पिछली मूवी ने 140 मिलियन करे थे, तो इस मूवी ने 340 मिलियन कमाए बॉक्स ऑफिस पर एक डेकेड के बाद। स्पॉन्ज बॉब फिश आउट ऑफ वाटर, और ये मूवी उतनी ही अच्छी थी जितनी इसकी फर्स्ट मूवी, क्योंकि इसके पीछे स्टीफन द मेन क्रिएटिव हेड जो इस पूरी मूवी के पीछे थे, वो यही थे। उन्होंने ही पूरी स्टोरी लाइन लिखी। पर ये आखिरी बार था कि स्पॉन्ज बॉब टीवी या बिग स्क्रीन पे इतनी बड़ी सक्सेस के साथ आया, क्योंकि 3 साल बाद ही स्टीफन गॉट पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली बाय द ASL एट द एज ऑफ 57। ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो साइलेंटली लड़ रहे थे, और जब तक लोगों को पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि निकलोडियन इस शो को यहीं खत्म होने देता। अब तो स्टीफन भी नहीं थे, तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। इन लोगों ने इतनी बुरी दशा की इस शो की कि कभी स्टीफन ने भी ये नहीं सोचा होगा। उन्होंने पहले वाले शो रनर पॉल को हटा दिया और 2 नए शो रनर लेकर आए। सीजन 12 से लेके इन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। स्टोरी लाइन बहुत गंदी थी, ना ही जोक्स अच्छे थे, ना कोई मजा आता था देखने में। एवरीथिंग वाज जस्ट बैड। हर नए सीजन के साथ रेटिंग गिर ही रही थी। सीजन 14 के बाद 2019 में इस शो का स्पिन ऑफ आया, जिसमें सबके यंगर कैरेक्टर थे और वो अपनी स्टोरी बता रहे थे। पर स्टीफन कभी भी ये सब नहीं चाहते थे, और ऐसा फील हो रहा था जो स्टीफन नहीं चाहते थे वही सब निकलोडियन वालों ने उनके साथ किया। इतनी घटिया चीजें बनाकर ये लोग कहते हैं कि स्टीफन को प्राउड होता अगर वो ये सब देखते, जबकि बहुत ही बड़ा फेल था ये। इसके रिव्यू भी गंदे थे, ना कोई स्टोरी लाइन थी, ना कोई प्लॉट था, ना कोई ह्यूमर। निकलोडियन को यहीं रुक जाना चाहिए था, पर नहीं, एक और ऐसा शो ले आए जिसमें स्पिन ऑफ था, और एक मूवी भी आ गई जो कि एक बड़ा फाइनेंशियल फेलियर था। सिर्फ $4.8 मिलियन कमाए 60 मिलियन के बजट पर, और एक के बाद एक मूवी ड्रॉप करे जा रहे थे। 2024 में नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी मूवी, और वो 8 मंथ्स पहले ही लीक हो गई, और 1 साल बाद फिर से सेम चीज हुई। ट्विटर पर 1 साल पहले ही मूवी के रिलीज होने से पहले लीक हो गई। इन सब चीजों से ये पता लगता है कि इतना बड़ा फॉल कैसे आया स्पॉन्ज बॉब में। इट्स टोटली बिकॉज कि स्टीफन अब हमारे साथ नहीं है। स्टीफन सिर्फ क्रिएटिव माइंड नहीं बल्कि इंस्पिरेशन और लाइफ थे इस शो की, और इतने प्योर और ऑथेंटिक शो भी स्टीफन के खुद के एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट की वजह से ये शो हुआ। जब स्टीफन 38 के थे तब उन्होंने ये शो बनाया था, और उन्होंने 38 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें डाला था। 38 इयर्स की मेकिंग थी इस शो की। 38 इयर्स ऑफ लर्निंग मरीन बायोलॉजी एंड ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। जो मैजिक इस शो में था वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि सिंपली इस शो के एग्जीक्यूटिव माइंड अब वापस नहीं आ सकते। कभी कभी अच्छे शोज को खत्म होने देना ही सबसे अच्छा डिसीजन होता है, जो कि निकलोडियन को अब तक समझ नहीं आ रहा। तो भाई यही था इसका पूरा जो स्टोरी थी, मैंने आपको शुरू से लेके एंड तक बता दिया। आप लोगों का क्या पॉइंट है कमेंट में बताओ। क्या इस शो को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए था, यानी कि जब उसकी मूवी आई थी जिसमें स्टीफन ने इसकी हैप्पी एंडिंग कर दी थी तभी बंद कर देना चाहिए था, या फिर निकलोडियन ने इसको बहुत अच्छे से एग्जैचुरेट करने का ट्राई किया लेकिन ये कभी हो ना पाया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और ये वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है मेरी गर्लफ्रेंड ने, तो उसके लिए भी कर दो एक लाइक।